नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने वाले कानून के बारे में जानकारी दी थी और वीडियो को आज कंटिन्यू करते हुए हम इस पूरे एक्ट को पूरा कर लेंगे जो कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 है। पिछले वीडियो में हमने महिलाओं के साथ होने वाली शारीरिक हिंसा, आर्थिक हिंसा, मानसिक हिंसा, लैंगिक हिंसा के बारे में बात की थी। अगर आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मैंने डाल दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि अगर कोई महिला ये कह देती है कि उसके साथ कोई हिंसा नहीं हुई तो ये माना जाएगा कि उसके साथ कोई हिंसा नहीं हुई है। इस अधिनियम में कुछ स्पेशल वर्ड्स या शब्दावली हैं जिनको हमें समझना चाहिए। एक शब्दावली है व्यथित व्यक्ति। व्यथित व्यक्ति कौन होता है? जिसे हम विक्टिम कहते हैं या जो मामले में पीड़ित है, वो व्यथित व्यक्ति होता है। यहाँ पर व्यथित शब्द महिला के लिए प्रयोग हुआ है क्योंकि ये महिलाओं के संरक्षण के लिए बना हुआ कानून है। पुरुषों को संरक्षण अवेलेबल नहीं है। सही सुना आपने, घरेलू हिंसा से पुरुषों के लिए संरक्षण का कोई नियम या कोई कानून नहीं है। तो हमारा ये 2005 के एक्ट का सेक्शन 2 कहता है वो महिला है जो किसी के साथ घरेलू नातेदारी में रह रही है, कोई डोमेस्टिक रिलेशन में रहते हुए उसके साथ कोई क्रूरता की गई है तो इसे हम कहेंगे व्यथित व्यक्ति। इस कानून में कहीं भी पति शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए डोमेस्टिक रिलेशन में किसी महिला का बेटा हो सकता है, बड़ा भाई हो सकता है जो छोटी बहन के साथ क्रूरता कर रहा हो, या फिर लिव इन पार्टनर हो सकता है जो महिला के साथ क्रूरता कर रहा है। इसके बाद एक शब्द आता है प्रत्यार्थी। अब ये कौन होता है? प्रत्यार्थी या डिफेंडेंट वो व्यक्ति है जिसके खिलाफ कोई शिकायत की गई है। इसमें वो वयस्क पुरुष आता है जिसके खिलाफ कोई अनुतोष या कोई रेमेडी मांगी गई है। लेकिन इसका एक स्पष्टीकरण है जो कहता है कि इस डेफिनेशन के बावजूद एक्ट में ये प्रोविजन है कि व्यथित महिला किसी दूसरी महिला के खिलाफ भी शिकायत कर सकती है। इसके बाद एक शब्द और आता है साझा गृहस्थी या शेयर्ड हाउस। आम बोलचाल पर हम ज्वाइंट फैमिली समझते हैं। अब जहां व्यथित व्यक्ति यानी पीड़ित महिला और प्रत्यार्थी यानी जिसके खिलाफ शिकायत की गई है, कोई ऐसी गृहस्थी या ऐसा कोई घर जहां पर ये दोनों साथ में रहते थे या साथ रह रहे हैं, वो साझा गृहस्थी होती है। ये कुछ जरूरी शब्द थे जो इस अधिनियम में समझने के लायक थे। उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे। एक और शब्द आता है संरक्षण अधिकारी। संरक्षण अधिकारी एक्ट का सेक्शन 8 प्रोविजन करता है कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले में संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति करेगी, जिसको हम प्रोटेक्शन ऑफिसर कहते हैं। मध्य प्रदेश में इनको वुमेन एम्पावरमेंट ऑफिसर कहा जाता है और MPPSC के थ्रू इनका रिक्रूटमेंट होता है। तो ये संरक्षण अधिकारी उनको सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करेंगे और दी गई शक्तियों का उपयोग करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि महिलाओं को घरों में होने वाली हिंसा से बचाया जा सके और उससे बचने में उनकी मदद की जाए। संरक्षण अधिकारी के पद पर अधिकतर महिलाओं को ही भर्ती करने के निर्देश सरकार को दिए गए हैं। अब बात आती है कि संरक्षण अधिकारी के क्या कार्य हैं, वो क्या काम करेगा या उसकी ड्यूटीज क्या है, उसके कर्तव्य क्या है। सेक्शन 9 इसकी ड्यूटीज के बारे में प्रोविजन करता है और कहता है कि ये लोग मजिस्ट्रेट को अधिनियम के अंतर्गत की जाने वाली कार्यवाही में सहायता करेंगे। सेक्शन 498A की सुनवाई का अधिकार दिया गया है फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को या न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी को। अगर घरेलू हिंसा की कोई शिकायत प्राप्त होती है तो प्रोटेक्शन ऑफिसर उसकी सूचना पुलिस अधिकारी को देगा और संबंधित जितने भी कार्य उससे संबंधित लोग हैं उन सबको देगा। आगे सेक्शन 9 कहता है कि यह भी सुनिश्चित करना इनका काम है कि जो पीड़ित महिला है उसे निशुल्क विधिक या कानूनी सहायता मिलनी चाहिए। मेडिकल फैसिलिटीज, सर्विस प्रोवाइडर और आश्रय गृह जो हैं उनकी सूची भी प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास होनी चाहिए। आश्रय गृह इसलिए क्योंकि अगर कोई पीड़ित महिला शिकायत करती है और उसे ना उसके ससुराल वाले स्वीकार करते हैं, रहने देते हैं, और ना ही उसके मायके वाले उसको रहने देते हैं, तो वो कहां जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में महिलाओं को आश्रय गृह या शेल्टर हाउस में भेजा जाता है। अगर कोई महिला प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास आकर किसी प्रकार की शारीरिक हिंसा की शिकायत करती है तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना और उसकी रिपोर्ट पुलिस को सौंपने का दायित्व भी संरक्षण अधिकारी का है। यह भी संरक्षण अधिकारी की ड्यूटी है। सेक्शन 11 में पीड़ित महिलाओं के संबंध में सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट या केंद्र या राज्य सरकारों के कर्तव्यों के बारे में भी बताया गया है और कहा गया है कि वो सिनेमा, रेडियो, टेलीविजन या प्रिंट मीडिया या जितने भी कम्युनिकेशन के माध्यम है उनके सहारे या उनके थ्रू जागरूकता फैलाए, जागरूकता अभियान चलाए। समय समय पर अधिकारियों को
इस कानून को लेकर प्रशिक्षण देना भी केंद्र और राज्य सरकारों की ही ड्यूटी है। घरेलू हिंसा से संबंधित सभी मामलों की सरकार समय समय पर समीक्षा करे, कितने मामले आए हैं, कितने निपटाए गए हैं, ये भी सरकार की ड्यूटी या कर्तव्य में शामिल है। इस एक्ट का सेक्शन 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो संरक्षण आदेश के बारे में प्रोविजन करता है। यह सेक्शन कहता है कि अगर महिला चाहे तो वो कोर्ट से संरक्षण आदेश या प्रोटेक्शन ऑर्डर की मांग कर सकती है। अगर सुनवाई के बाद कोर्ट को लगता है कि कोई प्रोटेक्शन ऑर्डर ऐसा पास किया जाना चाहिए और ये प्रोटेक्शन ऑर्डर प्रत्यार्थी यानी जो हिंसक आदमी है या उसके खिलाफ शिकायत की गई है उसके खिलाफ जारी होता है। और इसमें साफ साफ लिखा होता है कि प्रत्यार्थी किसी भी ऐसे स्थान पर प्रवेश ना करे, ऐसे स्थान पर ना जाए जहां पर पीड़ित महिला रहती है या काम करती है या जहां उसके बच्चे पढ़ते हैं या बच्चे आना जाना करते हैं। ऐसी किसी भी जगह पर उस व्यक्ति को जाने का अधिकार नहीं होगा। इस सेक्शन के तहत कोर्ट बहुत सारे आदेश दे सकती है। कोर्ट ये भी आदेश दे सकती है कि वो महिला से किसी भी प्रकार के माध्यम से, ना टेलीफोनिकली, ना पत्र चिट्ठी, सोशल मीडिया के माध्यम से किसी तरह भी संपर्क नहीं कर सकता। कोर्ट ये भी आदेश दे सकती है कि वो किसी बैंक अकाउंट को भी ऑपरेट ना करे जब तक कोर्ट की परमिशन ना हो। तो ये थी इस एक्ट से रिलेटेड कुछ बेहद इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पता होनी चाहिए। अगर किसी कारण से महिला हिंसा की शिकायत नहीं कर सकती है तो उसके नातेदार भी उसकी शिकायत कर सकते हैं, लेकिन महिला की लिखित शिकायत होना जरूरी है, कंपलसरी है। इस एक्ट में निवास आदेश के बारे में भी प्रावधान किया गया है। निवास आदेश अगर किसी महिला के पास रहने की जगह नहीं है, ये हमारे देश की बड़ी ही दुखद सिचुएशन है, बड़ी दुखद परिस्थिति है कि एक महिला के पास रहने के नाम पर या तो मायका होता है या फिर ससुराल होती है। लेकिन सक्सेशन एक्ट 2005 में अमेंडमेंट होने के बाद महिला को भी संपत्ति में अधिकार दिया गया है। अदरवाइज 2000 से पहले तो महिला के पास रहने की जगह नहीं थी क्योंकि उसका कोई प्रॉपर्टी में हिस्सा ही नहीं होता था। तो अगर महिला आवेदन में रहने की जगह की डिमांड करती है, मांग करती है, तो मजिस्ट्रेट निवास आदेश दे सकता है। कोर्ट आदेश के तहत घर का हिस्सा देने को कह सकता है, या फिर यह भी आदेश हो सकता है कि प्रताड़ित करने वाले या जो हिंसक लोग हैं वो घर छोड़कर चले जाएं। अब हिंसक लोग कौन है? उसका पति ही होगा, तो कोर्ट पति को ही घर छोड़ने का आदेश दे सकती है। या फिर कोर्ट ये भी कह सकती है कि अगर महिला के रहने के लिए कोई जगह नहीं है तो उसको किराए की जगह लेकर दी जाए और किराया उस महिला के पति द्वारा वहन किया जाएगा, दिया जाएगा। उसके बाद सेक्शन 20 में आर्थिक सहायता के लिए भी प्रोविजन किए गए हैं। अगर कोर्ट को यह लगता है कि महिला को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता दिलवानी चाहिए, जिसमें मेडिकल खर्चे या वकील का खर्चा या फिर महिला की नौकरी छूट गई है, तो किसी भी तरह की खर्चे देने का आदेश कोर्ट उसके पति को दे सकती है। और अगर पति चाहे तो किसी भी जजमेंट के खिलाफ 60 दिन के अंदर वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है और हाई कोर्ट के दिए गए जजमेंट के खिलाफ 90 दिन के अंदर वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। दोस्तों, ये था घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005। वैसे इस अधिनियम में बहुत सारी बातें हैं। इसमें चाइल्ड कस्टडी या बच्चों की अभिरक्षा के बारे में भी प्रोविजन किए गए हैं। आमतौर पर छोटे बच्चे महिला की ही कस्टडी में रहते हैं, लेकिन अगर बच्चा सोचने समझने में सक्षम है और पुरुष आर्थिक रूप से मजबूत है, आर्थिक स्थिति अच्छी है और कोर्ट को यह लगता है कि वो बच्चे के साथ किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं करेगा, तो पुरुष को भी कस्टडी दी जा सकती है। दोस्तों, लगभग पूरा एक्ट मैंने आप लोगों के सामने बिल्कुल ही आसान भाषा में रख दिया है। एक बार में समझ नहीं आ रहा हो तो दोबारा से इस वीडियो को देखिए और समझिए इस कानून को, क्योंकि ये कानून महिलाओं के संरक्षण के लिए है और कई सारी बातें एक तरफा महिलाओं की तरफ है, जिसके कारण पुरुषों के उत्पीड़न के भी मामले लगातार सामने आ रहे हैं। झूठे केस लगा दिए जाते हैं और कई बार पुरुष आत्महत्या तक कर लेते हैं। मेरा सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि अगर आप अपने रिश्ते से संतुष्ट नहीं है, आप तलाक ले लीजिए, लेकिन किसी भी पुरुष को ऐसे कानून के तहत झूठे केस में नहीं फंसाना चाहिए। ये जितना एक महिला के लिए प्रताड़ित करना होता है, उससे कहीं ज्यादा एक पुरुष को प्रताड़ित करना है। और ऐसे झूठे केसेस की वजह से जो महिलाएं सही में पीड़ित हैं उनको भी एक शक की निगाह से देखा जाता है। डिवोर्स लेना है ले लीजिए, लेकिन झूठे हिंसा के केसेस में कुछ हाथ नहीं आना। बाकी अगर पति ठीक है तो आपको किसी भी प्रकार के लोभ लालच या प्रभाव में आकर ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि माता पिता या भाई आपको घर पर उम्र भर बैठा के नहीं रखेंगे। वो भी कहीं ना कहीं दूसरी शादी कर ही देंगे और दूसरा कोई पहले वाले से अच्छा ही मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मेरी यही सलाह है, बाकी आप सब समझदार हैं। फिलहाल ये है कि ये एक्ट पूरा हो गया, आप लोग आशा समझ गए होंगे। इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।